हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल। G20 का प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के नाम हुआ है। इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया से लिया है। आज हम इस वीडियो में G20 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का G20 का लोगो ये है। दिस विल बी द टैगलाइन वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। 1 दिसंबर को इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला, जो उसने इंडोनेशिया से लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इंडिया के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी बताया। नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, इंडिया मस्ट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ G20 लीडरशिप बाय फोकसिंग ऑन ग्लोबल गुड एंड वेलफेयर। वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल गुड एंड वेलफेयर, मतलब सिर्फ हम अपना भलाई नहीं देखेंगे बल्कि हम पूरा ग्लोबल गुड एंड वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। बीट पीस और यूनिटी, चाहे वो शांति और एकता का बात हो, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो। इंडिया हैज सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस रिलेटेड टू ऑल सच थिंग्स। तो चाहे वो पीस और यूनिटी का बात हो या फिर इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात हो, इंडिया के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। G20 में कौन कौन सा देश हैं? तो G20 में टोटल 20 कंट्रीज हैं, राइट। कौन कौन से हैं? कनाडा, US, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, टर्की, इंडिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। और ये जो ब्लू कंट्रीज हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट्स है। सो इसे याद करने का तरीका मेरे अनुसार आपको मैप के थ्रू याद करना चाहिए। तो आप नॉर्थ अमेरिका से चल सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्री हैं? 3 कंट्री हैं, कनाडा, US एंड मैक्सिको। एंड साउथ अफ्रीका में कितने कंट्री हैं? 2 कंट्री हैं, ठीक है। ये ब्राज़ील है, ये अर्जेंटीना है। उसी तरीके से यूरोप में कितने हैं? यूरोप में टोटल 6 कंट्री हैं, राइट। UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया एंड टर्की। एंड अफ्रीका में सिर्फ एक है, वो कौन है? साउथ अफ्रीका। अरब वर्ल्ड से सिर्फ एक देश है और वो है सऊदी अरबिया। और एशिया से है इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। तो 19 देश है प्लस एक है यूरोपियन यूनियन। टोटल हो गए 20। हिस्ट्री ऑफ G20। तो G20 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। और शुरुआत में G20 का बैठक फिनांस मिनिस्टर और जो भी देश के सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर के द्वारा किया जाता था। शुरुआत में 7 कंट्री ने मिलकर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, और वो थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड US। और G20 का इस्टेब्लिशमेंट का कारण 1997-98 का फिनेंशियल क्राइसिस था, जिसके कारण सभी देश के फिनांस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे वो लोगों ने मिलकर G20 का बैठक शुरू किया। मैंने अभी आपको बताया G20 लीडर्स का पहला बैठक 1999 में हुआ था और इसे 2008 में एलिवेट किया गया। और अब G20 के मीटिंग में 2008 के बाद से जो भी देश के हेड ऑफ गवर्नमेंट है या हेड ऑफ द स्टेट है वो इस बैठक में भाग लेते हैं। मतलब 2008 के बाद से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर G20 में भाग लेने लगे। और 2009 में G20 को एक प्रीमियर फोरम घोषित कर दिया गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के क्षेत्र में। और इसे प्रीमियर फोरम डिक्लेयर करने के पीछे कारण भी है, क्योंकि G20 मेंबर्स जितने हैं, 20 मेंबर्स हैं G20 के, तो उतने सारे मेंबर्स मिलके 80% ऑफ वर्ल्ड GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं। इट्स ए ह्यूज ऑब्वियसली। एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 60% ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड के लिए G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोरम है। शुरुआत में G20 सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान देता था, ऑब्वियसली क्योंकि ये फिनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 1997-98 में, उसके बाद इसका गठन किया गया था। तो बेसिकली मकसद ही था माइक्रो इकोनॉमिक्स को दुरुस्त करना। बट जैसे जैसे ये इवॉल्व होता गया, इसका एजेंडा भी एक्सपेंड होता गया और ये धीरे धीरे ट्रेड से रिलेटेड मैटर्स, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैटर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड एंटी करप्शन, ये सब सारे मुद्दे को अपने अंदर समाहित कर लिया। सो आज के दिन G20 ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर डिस्कस करती है। इंडिया इज द G20 प्रेसिडेंट नेशन। तो देखिए G20 का जो समिट होता है वो एनुअली होल्ड किया जाता है, ठीक है, अंडर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। मतलब ये प्रेसिडेंसी रोटेट करते जाता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसी तरीके से रोटेट करते जाता है। अभी इंडिया ने ये प्रेसिडेंटशिप किससे लिया? इंडोनेशिया से लिया। इंडोनेशिया के बाद अभी इंडिया प्रेसिडेंसीशिप इसका होल्ड करेगा, इसके बाद ब्राज़ील होल्ड करेगा। और इसे ट्रोइका भी कहा जाता है, राइट। तो एक फेमस वर्ड है ट्रोइका G20 का, जो शायद एग्जाम में पूछ भी सकता। तो ट्रोइका में 3 देश शामिल होते हैं। वो देश जो पहले होल्ड कर रहा था प्रेसिडेंसीशिप, उसके बाद जो अभी करंट में है, और जो फ्यूचर में होगा। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो 3 देश हैं वो तीनों मिलके G20 का
ट्रोइका बनाते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ट्रोइका कौन है? इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। अभी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज में सुना ही होगा कि बीजेपी बहुत ज़्यादा ही हाइप कर रही है G20 के प्रेसिडेंटशिप को होल्ड करने के लिए। तो कांग्रेस ने बोला ही था कि G20 का प्रेसिडेंसी रोटेटिंग होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, कुछ खास पावर आपको मिलता नहीं है। तो ऑब्वियसली G20 में आप समिट को होस्ट करने के अलावा आपको कोई भी फॉर्मल पावर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फॉरम का प्रेसिडेंटशिप होल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ा बात है। यह आपको मौका देता है आपका सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने का, आपका अपना जो फिलॉसफी है अपना देश का, या आपका जो भी मोटो है आप उसे पूरे देश के सामने रख सकते हैं। जैसे इंडिया ने अपना फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया है और इस फिलॉसफी को G20 के लोगों में भी शामिल किया गया है। इसके बाद लाइफ जो अभी नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इंडिया का प्रेसिडेंसी अभी जो मिला है G20 का बहुत चैलेंजिंग समय में मिला है। पूरा वर्ल्ड में सारे देशों में इन्फ्लेशन फैला हुआ है, ठीक है। रिसेशन का ट्रेंड अमेरिका एंड यूके जैसे बड़े बड़े इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है एक्स्ट्रा। तो ये सारे चैलेंजेस जिसके ऊपर भी G20 में बात किया जा सकता है। G20 के प्लेटफॉर्म में इन सब मुद्दों के ऊपर भी बात किया जाएगा। हाउ G20 वर्क्स, तो क्या मैकेनिज्म है? तो देखिए, प्रोसेस अंडर G20 आर डिवाइडेड इनटू 2 पैरेलल ट्रैक्स। एक है द फिनांस ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक है। फिनांस ट्रैक में फिनांस मिनिस्टर और जो भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, जैसे हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है। तो RBI के जो गवर्नर है और जो फिनांस मिनिस्टर है वो इंडिया की तरफ से रहेंगे। उसी तरीके से सारे देश के फिनांस मिनिस्टर और वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर आपस में थ्रू आउट मीटिंग होगा। तो एक ट्रैक है फिनांस ट्रैक जिसमें फिनांस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर भाग लेते हैं हर देश से। दूसरा है शेरपा। तो शेरपा एक टर्म होता है बेसिकली, जो भी लीडर्स होते हैं, जैसे कि इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर है, तो जब प्राइम मिनिस्टर G20 का मीटिंग होल्ड करने के लिए जाएंगे उनके साथ एक शेरपा का टीम था जिसे पर्सनल एमिसरीज ऑफ लीडर्स कहा जाता है। तो लीडर के बिहाफ में जितना भी नेगोशिएशन होगा वो शेरपा ही ओवरसी करेंगे थ्रू आउट द ईयर। जो भी एजेंडा के आइटम्स होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ये लोग। तो बेसिकली 2 ट्रैक होता है, फिनांस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। शेरपा में बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, मीडिया के ग्रुप भी होते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर आप खुद चूज कर सकते हैं कि वो किन्हें अपने शेरपा में शामिल करना चाहते हैं। और इसके बाद एक वर्किंग ग्रुप भी होता है। वर्किंग ग्रुप क्या करता है कि स्पेसिफिक थीम के ऊपर ऑपरेट करता है, राइट। इसमें अलग अलग देश के अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो सकते हैं, अपने अपने एजेंडा को लेके आ सकते हैं वो लोग। इसमें वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब भी वर्किंग ग्रुप के जैसे पार्टिसिपेट करते हैं। This year's working group will cover topics like financial inclusion, digital economy, environment and climate sustainability, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि फिनांस ट्रैक होता है प्लस शेरपा ट्रैक होता है, ठीक है। तो फिनांस ट्रैक में तो फिनांस मिनिस्टर प्लस सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो होंगे। शेरपा ट्रैक में जो लीडर्स के जो शेरपा लोग होंगे वो लोग एजेंडा पे डिस्कस करेंगे। बट अब G20 के ऊपर बहुत सारे अलग अलग मुद्दों के ऊपर भी डिस्कस होता है। तो वो डिस्कशन कौन करेगी? वो वर्किंग ग्रुप्स करती है, अपने डिफरेंट एजेंडा को लेकर आती है। तो वो सारे एजेंडा कौन कौन से होंगे इस बार? फिनेंशियल इंक्लूजन का एजेंडा हो सकता है, डिजिटल इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि G20 कैसे काम करता है। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द G20 मेंबर कंट्रीज? तो G20 मेंबर कंट्रीज तो हम देख लिए कि 80% GDP कंट्रीब्यूट करता है, 60% पॉपुलेशन होल्ड करता है, 70% पूरा वर्ल्ड का ट्रेड होल्ड करता है। तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज तो ये प्रोवाइड करता ही है। तो बट इसके आगे इसके सामने चैलेंज क्या है? तो पहला चैलेंज तो यही है कि इम्पैक्ट ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इसे सिर्फ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं डेवलप हो रहा है बल्कि इसे ग्लोबल इन्फ्लेशन भी डेवलप हो रहा है, जिसके चलते आज बहुत बड़े बड़े इकोनॉमी जैसे US एंड UK का बैंड बच गया है। इवन इंडिया का भी जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट था 4 ± 2 यानी कि 2 से लेकर 6% तक हमारा बैंड है इन्फ्लेशन टारगेट का। ऑब्वियसली जिसे हम क्रॉस करके 8%, 9% यहाँ तक भी इन्फ्लेशन हमारा चला गया था। एंड इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन राइज करता है उससे बहुत सारा समस्या होता है। अब इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती हैं। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कमजोर हो जाएगी। अब देखिए, आप लोगों ने सुना ही होगा, चलिए मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों ने रेपो रेट के बारे में सुना ही होगा, राइट। तो जनरली क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो सेंट्रल बैंक्स होती है, मतलब हमारे इंडिया के मामले में RBI, तो RBI क्या करती है? रेपो रेट को बढ़ा देती है। अब रेपो रेट को बढ़ाने का मकसद ये होता है कि रेपो रेट को जब बढ़ाती है तो क्या होता है कि लोन जो होता है वो
अब आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, लोन महंगा हो गया आपके लिए। अब लोन महंगा हो गया आपके लिए तो अब क्या कीजिएगा, आप कम से कम लोन लेने की कोशिश कीजिएगा। आप कम लोन लीजिएगा तो क्या होगा, आप जितना कम लोन लीजिएगा तो आपके पास उतना फंड कम होगा। अब फंड कम होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगा, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, जीडीपी भी कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। अब आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो थोड़ा जीडीपी पे ध्यान देना पड़ेगा कि जीडीपी कम हो जाए तो चलेगा। अभी फिलहाल में इन्फ्लेशन को कम कर लेते हैं, फिर जीडीपी को हाई कर लिया जाएगा। स्लो डाउन ऑफ मेजर इकोनॉमीज, मैंने आपको अभी बताया है कि बहुत सारी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रहे हैं, जिससे चाइना का भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया है। बीच बीच में यूएस भी सैंक्शन लगा देती है इसके ऊपर, ये भी एक कारण है थोड़ा स्लो ग्रोथ होने का। अभी यूएसए भी G20 का मेंबर है, चाइना भी G20 का मेंबर है, तो दोनों के बीच में टसल होता रहता है, ये भी एक इशू है। राइजिंग जियो पॉलिटिकल रिफ्ट, यूएस और चाइना के बीच में लगातार ये रिफ्ट डेवलप होते रहता है, हम लोग देखते ही रहते हैं, जिसके चलते इंडिया को भी प्रॉब्लम होते रहता है। और यूएस और रशिया का रिफ्ट तो सबको पता ही है। और जब से ब्रेग्जिट हुआ है तब से यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड होता है वो भी डिक्लाइन होता गया है, तो ये भी एक चैलेंज है। इंडिया चाइना के बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट होते रहता है। अभी लद्दाख में हो रहा था पिछले साल 2021 में। अभी रिसेंट में आप लोगों ने सुना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग एरिया है वहाँ पे भी अभी चाइना ने थोड़ा इन्फिल्ट्रेट किया है। तो ये सब चैलेंजेस हैं G20 में। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा फोरम है जिसमें 20 देश है, ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट देश इसमें शामिल हो गए, तो ये जियोपॉलिटिकल रिफ्ट तो होगा ही, इसे भी सुलझाने का थोड़ा कोशिश करना चाहिए G20 को, जिससे ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ एंड पीस को बढ़ावा मिल सके। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को G20 के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and please subscribe the Insight Booster YouTube channel, and if you want the PDF of this video, kindly join the Insight Booster Telegram channel where you can easily download the PDF of this video. Thank you for watching this video. This is Alok Kumar Verma signing off.